अरबी मालिक ने 7 करोड़ की ऑफर की। 7 करोड़ का सुनकर सारी रात मुझे नींद नहीं आई। एक हफ्ता कश्मकश में रही और फिर एक सुबह शौहर से चोरी छुपकर घर से निकली और अरबी के घर पहुंच गई। अरबी ने मेरी खूब आवभगत की, लेकिन रात हुई तो अरबी ने मेरे होश उड़ा दिए। उस रात अरबी ने, कहते हैं कि लालच बुरी बला है, सच ही कहते हैं। एक बार अगर इंसान के अंदर लालच आ जाए तो कभी भी उसका पेट नहीं भरता। मेरा शुमार भी ऐसे ही खवातीन में होता था। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने शौहर के साथ एक किराए के घर में रहती थी। पढ़ी लिखी थी और खूबसूरत और बाएतमाद भी थी। शुरू से ही हम मियाँ बीवी दोनों नौकरी करते थे और घर चलाते थे। अब ये भी ना था कि मेरे शौहर की तनख्वाह बहुत कलील थी, वो अच्छा कमाता था। अब मैं भी चाहती तो उसकी तनख्वाह में गुजर बसर कर सकती थी, लेकिन मेरे अंदर बड़ी जस्तजू थी कि मैं एक लग्जरी जिंदगी गुजारूं। अच्छा ये थी कि शुरू से तंगी नहीं देखी थी। तालीम मुकम्मल करते ही मैंने जॉब कर ली थी। मेरे वालिदैन भी मुझे इस बात से रुका नहीं करते थे और इसकी वजह घर के हालात थे। शादी में मैंने अपने ऑफिस के कोलीग से ही की थी, इसीलिए शादी के बाद जॉब को जारी रखने की मुझ पर कोई भी पाबंदी ना थी। फराज का शुमार भी उन नौजवानों में होता था जो एतराज नहीं करते। लेकिन ये भी एक सच बात है कि मेरे शौहर ने कभी भी घर के अखराजात के लिए मेरे आगे हाथ नहीं फैलाए थे। मैं जो भी कमाती थी वो सब जमा करती थी, क्योंकि मुझे एक घर लेना था जो कि मेरा अपना ज़ाती होता। क्योंकि फराज एक तरह के फ्लैट में रहता था, क्योंकि वो बहुत छोटा था, सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल था। मैंने वहां पर गुजारा करने के बजाय ये सोचा कि मैं अपनी तनख्वाह को सेव करूं और फिर इन पैसों से हम एक बड़ा सा घर लेंगे जिसका बड़ा सा लाउंज हो, 4-5 कमरे हों। लेकिन ये मेरी थोड़ी सी तनख्वाह में मुमकिन ना था। फिर मैं शाखर्च भी बहुत थी। बाजार जाती तो मुझे अंदाजा ही ना होता कि मैंने कितने पैसे खर्च कर लिए। अच्छे ओढ़ने पहनने का मुझे बेहद शौक था, इसीलिए चाहकर भी मैं खूबसूरत और लग्जरी घर के लिए पैसे जमा नहीं कर पाई थी। इसीलिए मेरी कोशिश थी कि मुझे कोई बड़ा चांस मिले तो मैं कभी भी उसको हाथ से ना गंवाऊं। मेरे मुकाबले में मेरा शौहर साबिर किस्म का था, जो तनख्वाह मिलती वो उसमें जोड़ तोड़ महीना गुजार लेता। मैंने अपने बहुत से दोस्तों कोलीग से कह रखा था कि अगर किसी को मुलाजमत के लिए मेरी जैसी लड़की की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताएं। फिर बस वो मुझे तनख्वाह बहुत ज्यादा दें। मेरी बात सुनकर सब मुझ पर हंसते थे कि अगर ऐसी ऑफर हो तो वो खुद ना कर लें। मैं हर वक्त इसी इंतजार में रहती थी कि और एक बार मुझे ये मौका मिल गया। रात को सोने से पहले फेसबुक जरूर इस्तेमाल करती थी। वहीं मेरी दोस्ती एक अरबी नौजवान से हो गई। फिर मुझे ये मालूम हुआ कि वो बेहद अमीर है, लेकिन उसे एक ऐसी पढ़ी लिखी लड़की की जरूरत है जो उसकी बीवी के साथ साय की तरह रहे। लेकिन वो सौदे के किसी शहर में रहता था और मेरा जाना मुश्किल था। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मुझे तनख्वाह क्या देगा। मैंने बस यही बात पूछ ली कि अगर मैं आपके लिए नौकरी करूं तो मुझे क्या तनख्वाह देंगे। वो कहने लगा, मुझे माहाना तनख्वाह पर किसी को भी मुलाजमा नहीं रखना। मेरा काम 2-3 माह का है। मैं चाहता हूँ कि 3-4 माह तक एक पढ़ी लिखी लड़की मेरी बीवी के कारोबारी मामलात को संभाले, तो मैं उस लड़की को 7 करोड़ की रकम दूंगा। ये सुनकर तो मेरी नींद से खुमार आलूद आंखें झट से पूरी की पूरी फैल गईं। मैं उठकर बैठ गई। मैंने मोबाइल करीब किया और दोबारा से उसका मैसेज पढ़ा। मुझे लगा कि उसने सिफर को ज्यादा ही लगा दिया, इसलिए मैंने तस्दीक करने के लिए दोबारा उससे पूछा तो उसने कहा, हाँ मैं आपको 7 करोड़ दूंगा अगर आप ये काम कर दें। लेकिन मसला ये था कि इतनी दूर सऊदीया जाने की इजाजत मेरा शौहर मुझे शायद ना देता। मेरे पास इतने पैसे तो जमा थे कि मैं सऊदी का वीजा लगा सकती थी। इतना अच्छा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैंने शौहर से बात की। रकम सुनकर तो खाना खाना ही भूल गया। कहने लगा कि यहाँ पर धोखे के चांस भी हैं। बहुत हो सकता है कि वो शख्स तुम्हें लालच देकर बुला रहा हो, वहां पर न जाने तुम्हारे साथ क्या करे, तुम्हें वहां भिजवा कर किसी मुसीबत में ही ना फंसवा दो। मैं तुम्हें जाने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। मैंने कहा, क्यों नहीं दे सकते? 7 करोड़ की बात है और मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ कि कोई मुझे नुकसान पहुंचा देगा या फंसा देगा। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, इसीलिए इतना आसान नहीं है कि कोई मुझे किसी झांसे में डाले। लेकिन मेरा शौहर किसी कीमत पर नहीं माना। कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम यहाँ जॉब करती हो, मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें सऊदी किसी कीमत पर नहीं भेजूंगा। वो मुझसे सख्त लहजे में बात कर रहा था, लेकिन मुझे ना तो उसकी कुछ गुस्से की परवाह थी। मुझे तो बस 7 करोड़ की रकम चाहिए थी, वो भी हर हाल में। मैं एक लग्जरी लाइफ गुजारना चाहती थी और 7 करोड़ उस पर बिल्कुल फिट होते थे। एक फ्लैट के बजाय एक बड़ा सा घर ले सकती थी और बाकी की जिंदगी सुकून से गुजार सकती थी। मुझे जॉब करने की भी जरूरत नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने शौहर की बात मान ली तो सारी जिंदगी यूं ही सिसक कर गुजरेगी। बेहतर है कि मैं अपने शौहर से बिना पूछे बिना बताए सऊदीया चली जाऊं। जब मैं 3 माह बाद 7 करोड़ लेकर आऊंगी तो शौहर का मूड खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। पैसा किसे बुरा लगता है? ऐसे ऐशो इशरत की जिंदगी
कौन है जो जीना नहीं चाहता, इसीलिए बाकी का काम मैंने शौहर से छुप के किया था। मेरा वीज़ा भी लग चुका था और मैंने टिकट भी खरीद ली थी, जो सुबह 6 बजे थी। मेरा शौहर सो रहा था जब मैंने अपनी सारी पैकिंग की और चुपके से घर से निकल आई। बस उसके नाम में खत छोड़ दिया था, अपनी सिम भी बंद कर दी ताकि वो मुझसे रब्ता करके मुझे धमकियां न दे सके। बिना किसी को बताया मैं सौदे की फ्लाइट चढ़ चुकी थी। दूसरी जानिब मैं उस अरबी दोस्त से भी कह चुकी थी कि मैं उसके शहर में पहुंच चुकी हूँ। वो खुद मुझे रिसीव करने आया था। फेसबुक पर ही मैं उसकी तस्वीर देख चुकी थी, इसीलिए जैसे मैं उसको सामने देखा तो फौरन से पहचान गई, इसलिए फौरन मेरे पास आया। बहुत बड़ी गाड़ी थी उसकी, जिसमें बिठाकर वो मुझे अपने घर ले गया। रास्ते में मुझे यही बताता रहा कि उसकी बीवी जहनी मरीज है, इसीलिए उसकी किसी बात का भी एतबार न करूं। यही कहती कि सारी जायदाद दौलत उसके नाम है, हालांकि ऐसा नहीं है। वो खुद को घर का मालिक समझती है, इसीलिए तुम उसका ख्याल रखना। जो मेडिसिन मैं दूंगा उसे वक्त पर खिलानी है, उसकी डाइट का भी खास ख्याल रखना है, और उसके जितने भी कारोबारी मामलात हैं मैं ही उसे फाइन करवाऊंगी। लेकिन ये सब उस वक्त मुमकिन होगा जब मैं उस औरत का एतमाद जीत लूंगी, जब वो मुझ पर एतबार करने लगेगी। ये सुनकर कि उसकी बीवी नीम पागल है या जहनी मरीजा है, मेरा दिल खौफ से कांप उठा था। लेकिन जब मैं 7 करोड़ का सोचती तो खुद को मजबूत कर लेती कि कोशिश करूंगी तो जरूर उसका एतमाद जीत जाऊंगी। जब मैं अरबी मालिक के घर पहुंची तो उसकी बीवी सहन में ही बैठी थी, मुझे देख रही थी। अरबी ने कहा कि ये है तुम्हारे सारे मामलात, ये देखेगी और ये बिल्कुल दोस्ताना तरीके से तुम्हारे साथ रहेगी। वो गहरी नजरों से मुझे देखने लगी, कहने लगी कि कहीं ये मेरी दौलत तो नहीं हथियाने वाली। देखो ये सब कुछ मेरा है, इस सब की मालिक मैं हूँ और मैं अपना कुछ भी किसी को नहीं दूंगी। समझ रही हो ना मेरी बात? मैंने कहा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपसे दोस्ती करने आई हूँ। मैं उसके बराबर में बैठ गई। ये सुनकर उसके चेहरे का तनाव जरा सा कम हुआ था, लेकिन आंखों में शक अभी भी मौजूद था। मालिक ने मेरी सारी मेडिसिन पकड़ा दी कि ये दवा मैंने रोज उसकी बीवी को खिलानी है। फिर मुझे एक फाइल देकर कहा कि इस पर वो साइन अपनी बीवी से करवाना चाहते हैं, क्योंकि कारोबार की हर चीज उसकी बीवी के नाम है और उसके साइन के बगैर उसका कोई भी चेक पास नहीं हो सकता। मसला ये था कि वो अपने शौहर पर शक करती थी। अगर उसकी सारी जायदाद शौहर के पास चली गई तो वो उसे तलाक दे देगा। मैंने जब अपने उस अरबी दोस्त की बात सुनी तो धीरे धीरे सब कुछ समझने लगी थी। मालकिन तो थी ही पागल नौयत की, इसीलिए बार बार जायदाद को अपना कह रही थी, और मालिक तो उससे बेतहाशा मोहब्बत करते थे। कारोबारी मसाइल तो वही बेहतर समझ सकते थे, जबकि मालकिन तो ज्यादा वक्त घर में ही गुजारा करती थी। इसीलिए मालिक चाहते थे कि वो उस फाइल पर साइन कर दे ताकि वो भी दफ्तरी काम से अंजाम दे सके। उस रोज मेरा उस घर में पहला दिन था। अरबी दोस्त ने मुझे मेरा कमरा दिखाया और बोला कि आज के बाद तुम यहीं रहोगी। इस घर में मौजूद मुलाजमा को भी खास ताकीद कर दी कि मेरे खाने पीने का खास ख्याल रखे, जबकि मेरा काम सिर्फ अरबी दोस्त की बीवी का ख्याल रखना था, उसका एतमाद जीतना था और साई की तरह उसके साथ रहना था, ताकि वो मुझ पर एतबार करने लगे। मैंने थोड़ी देर आराम किया और फिर मुलाजमा को अपनी जानिब बुलाया और उससे मैडम के बारे में दरियाफ्त किया। तो वो कहने लगी कि इस वक्त वो अपने बाग में मौजूद होती हैं और कॉफी पीना पसंद करती हैं। मैंने ये सुना तो एक गहरी सांस खारिज की। मुझे अपने काम पर लग जाना चाहिए था। मुलाजमा उसके लिए कॉफी लेकर जाने लगी तो मैंने वो ट्रे ले ली और बोली कि आइंदा के बाद उनके खाने पीने की तमाम तरह अशिया का ध्यान मैं ही रखूंगी। ये सुनकर उस मुलाजमा के माथे पर बल तो बढ़े थे। कहने लगी कि कई सालों से मैं ही मैडम की देखभाल कर रही हूँ, वो किसी गैर पर एतबार नहीं करती, मगर मैंने उसके बावजूद उससे ट्रे ले ली और बोली कि ये सब मामला तुम अपने मालिक से तय कर लेना। मैं कॉफी लेकर बाहर चली आई। मेरे हाथ में कॉफी देखकर मैडम के माथे पर बल पड़ गए थे। कहने लगी कि ये तुम क्यों लेकर आई हो, कहीं तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं? मैं तो हर किसी कॉफी नहीं पीने वाली। वो गुस्से से अपनी मुलाजमा को आवाज देने लगी, उससे खूब झड़कने लगी कि आज की आई लड़की को क्यों तुमने मेरी कॉफी बनाने को कहा। उसका गुस्सा और पागलपन देखकर तो एक पल को मैं घबरा सी गई कि कहीं पागलपन के दौरे में मेरा गला ही ना दबा दे, मगर सब शुक्र कि ऐसा कुछ ना हुआ। मैं फौरन के करीब गई और कहने लगी, मैडम आप मेरे बारे में इतना गलत क्यों सोचती हैं? मैं आपकी वफादार दोस्त भी हूँ और मुलाजमा भी। अगर आपको शक है कि मैंने इसमें कुछ मिलाया है तो ये मैं आपको पी कर दिखाती हूँ। मैंने उनके लिए कॉफी खुद पीना शुरू कर दी। ये देखकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई। अगले रोज मैंने उनकी मुलाजमा की निगरानी में खुद उनके लिए नाश्ता और उनके फेवरेट कॉफी बनाई थी, जिसे पीकर वो एक पल को चौंकी। फिर मुलाजमा से कहने की, आज तो लगता है तुमने बड़े दिल से मेरे लिए कॉफी बनाई है, इतनी जायकादार कॉफी तो मैंने पहले कभी नहीं पी। तो वो फौरन कहने लगी कि ये मैंने नहीं बल्कि आपकी इस मुलाजमा ने बनाई है। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। वही मेरा अरबी दोस्त भी खुश था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मैं मैडम के दिल में जगह बनाने में कामयाब होने लगी। शुरू में तो वो सिर्फ मुझसे अपनी जरूरी काम ही करवाया करती थी।
कारोबारी मामलात पर मशवरा ले लिया करती थी, मगर जैसे जैसे उन्हें मेरी आदत पसंद आने लगी तो वो मुझसे दिल की बातें भी करने लगी। मैं उनकी राजदार दोस्त बनती जा रही थी। कोई भी फाइल होती तो मुझे पढ़कर सुनाने को कहती और फिर बगैर देखे ही साइन कर दिया करती। 2.5 माह गुजर चुके थे और अब उनकी हर दवा, खाना पीना, यहाँ तक के कारोबारी मामलात भी मैं ही मुकम्मल तौर पर संभालने लगी थी। एक रोज मैडम के सोने के बाद मेरे अरबी दोस्त ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगा कि अब वो वक्त आ चुका है जब तुम्हें मेरा वो काम सर अंजाम देना है जिसका मैं मुद्दतों से इंतजार कर रहा हूँ। मैंने एक नजर मालिक को देखा तो उसने मुझे वो फाइल थमा दी। कहने लगा कि तुम इस पर साइन करवा लो ताकि ये जायदाद मेरे नाम हो सके। मैं मजीद कारोबार का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने फौरन हाँ में सर हिला दिया। न जाने क्यों मुझे ये गलत भी लग रहा था, मगर मेरी नजरों के सामने तो 7 करोड़ रुपए घूम रहे थे। अगले दिन जब मैडम ने मुझे फाइल्स लाने का कहा तो वही फाइल इसमें भी रख दी। मालकन सरसरी सा फाइल्स को देखा और यूं ही आंखें बंद करके उन पर साइन करके मुझे वो फाइल वापस कर दी। एक पल को मुझे दुख भी हुआ था कि मैंने मालकन का एतबार तोड़ा, मगर मुझे पैसे तो इसी काम के मिले थे। मैंने वो साइन शुदा फाइल जाकर अरबी दोस्त को दे दी तो उसकी खुशी की तो कोई इंतहा न थी। अगले ही पल उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि बस तुमने आधा काम तो कर दिया, बस अब आधा काम और कर दो, इसके बाद मैं तुम्हें वापस पाकिस्तान भेज दूंगा, वो भी 10 करोड़ के साथ। 10 करोड़ का सुना तो मेरी चीख निकलने लगी थी। मैंने कहा कि आपने तो 7 करोड़ की बात की थी, मगर वो कहने लगा नहीं, अब मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगा क्योंकि ये काम बड़ा ही मुश्किल था जो तुमने 2.5 माह में ही मुकम्मल कर लिया। खैर मेरी भी खुशी की कोई इंतहा न रही। उन 2.5 माह में मैंने एक मरतबा भी अपने शौहर से बात नहीं की थी। अगले ही रोज जब शाम को मालकिन की कॉफी पीने का वक्त हुआ तो मालिक घर चले आए। उन्होंने वो कॉफी खुद अपने हाथों से बनाई थी और फिर मुझे देते हुए कहने लगे कि ये खास कॉफी जो तुमने अपनी मालकिन को पिलानी है, ये पिलाने के बाद तुम्हारा काम मुकम्मल हो जाएगा और 10 करोड़ तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। मुझे कुछ अजीब भी लगा था, कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। मैंने घूर कर अपने अरबी दोस्त को देखा तो उसका चेहरा सपाट था, हल्का हल्का पसीना भी आया था, जैसे वो बहुत ही कोई खतरनाक काम करने जा रहा हो। मैंने एक नजर कॉफी को देखा और फिर लेकर मैडम के पास चली गई। वो मुस्कुराकर कहने लगी, तुम्हारे हाथ की कॉफी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। न जाने जब तुम वापस पाकिस्तान चली जाओगी तो मैं तुम्हारी कॉफी बहुत मिस करूंगी। वो यही बातें करते हुए कॉफी पीने लगी। कहने लगी कि इसमें तुम्हारे हाथ का जायका तो नहीं लग रहा, ये कॉफी किसने बनाई है? मैं कुछ कहती इससे पहले ही उन्हें अपनी तबीयत कुछ खराब महसूस होने लगी। वो चकराने लगी। मैंने उन्हें सहारा दिया और उन्हें अपने कमरे में ले गई। वो बिस्तर पर लेटती तड़पने लगी, चिल्लाने लगी। कहने लगी इस कॉफी में जरूर कुछ मिला हुआ था। क्या मिला है तुमने? मेरे सीने में और हलक में शदीद दर्द हो रहा है। मैं तो दूर हटकर खड़ी हो गई, फौरन डॉक्टर को फोन करने लगी, मगर उस अरबी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा इसकी जरूरत नहीं, ये अपने किए का खामियाजा भुगत रही है। वो जहर आलूद कॉफी इस खतरनाक थी कि 10 मिनट के अंदर ही मालकन मर चुकी थी। ये मंजर देखकर तो मुझ पर सख्ता तारी हो चुका था। मैं रोने लगी, अपने बाल नोचने लगी कि मैंने कत्ल कर दिया, मगर अरबी मालिक कहने लगा कि नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ मैंने किया है। उन्हें जायदाद चाहिए थी, ये तो ठीक था, मगर कत्ल मैंने अपने अरबी दोस्त को बुरा भला कहने लगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, जायदाद तो मिल ही चुकी थी तुम्हें, अपनी जहनी मरीजा बीवी को क्यों मरवाया? तो वह गहरी सांस खारिज करके बोला, तुम उसका असल रूप नहीं जानती, अगर तुम जान लेती तो ऐसा ना कहती। वो मुझे बताने लगा कि इसने पसंद की शादी की थी। वो मैडम के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। शादी के बाद मैडम ने उसके माँ बाप, बहन भाइयों को छोड़ने का कहा और वो सबको छोड़कर यहाँ चला आया। वो 1 रुपया भी उसे और उसके वालिदैन पर खर्च करने नहीं देती थी। उसकी वालिदा की जानलेवा बीमारी हुई थी। वो दर दर भटक कर लोगों से पैसे मांगने पर मजबूर थी, मगर उसने बीवी की मोहब्बत में अंधे होकर 1 रुपया भी अपने माँ बाप को न दिया। आखिर एक वक्त वो भी आया जब उसके माँ बाप मर गए। कुछ ही रोज बाद उसकी बीवी ने धोखे से उसकी जायदाद अपने नाम कर ली और तब से ही अरबी दोस्त ने फैसला कर लिया था कि वो अपने हर धोखे और बेएतबारी का बदला लेगा। अरबी ने मुझे ये सुनाया तो वो भी रोने लगा था। मैं तो हैरत से उसको देख रही थी। न जाने कब उसकी मोहब्बत इस कदर इंतकाम की आग बन चुकी थी, ये वो खुद भी नहीं जानता था। मुझे लगा कि ये पैसे मैंने गलत काम करके कमाए हैं, मगर फिर सोचा कि मालकन ने भी तो गलत ही किया था और अब वो अपने अंजाम को पहुंची। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। मालिक ने मेरे अकाउंट में 10 करोड़ ट्रांसफर करवा दिए थे और मैं वापस पाकिस्तान चली आई थी। 3 माह बाद शौहर ने मुझे देखा, हमारे गुस्से के मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। वो मुझसे बेहद नाराज था, मुझसे बात तक नहीं करना चाहता था, मगर जब मैंने उसे 10 करोड़ के बारे में बताया और सारी रूदात सुनाई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ ही दिनों तक उसका रवैया मुझसे ठीक हो गया और फिर हमने 10 करोड़ से अपना नया घर लिया और खुद का कारोबार शुरू किया, जो कि दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने लगा
اور یوں میرے سارے خواب پورے ہونے لگے۔